में जी सुआन को 100 लाइफ्स की नॉलेज मिल चुकी थी, जिस चीज से उसके दोस्त बहुत खुश थे। लेकिन हुन और जियो फेंग को इस चीज की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उन्होंने तो जी सुआन की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए उस पर हमला करने तक की कोशिश की। हालांकि बॉडी ट्री का प्रोटेक्टिव फोर्स जी सुआन को प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से वो दोनों नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जब जी सुआन की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है तो वो फिर से इस चीज का फायदा उठाकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। खैर तब तक जी सुआन का लेवल इंक्रीज हो चुका था। अपनी कल्टीवेशन पूरी कर वो दोसोंग के 9 स्टार पर पहुंच चुका है। इसका मतलब अब वो हुन्यू से भी ज्यादा ताकतवर था। हुन्यू ने अपने क्लैन मार्क की पार एक्टिवेट कर जी सुआन को हराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जी सुआन की पार लेवल तक नहीं आ पाया और जी सुआन ने इजिली उसे पीछे हटा दिया। यहाँ जी सुआन भले ही कल्टीवेशन में बिजी था, लेकिन उसे ये चीज पता थी कि जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तब उन दोनों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। जिस चीज को वो माफ नहीं करने वाला वो इन्हें सबक जरूर सिखाएगा, जिसके लिए वो उन पर हमला करता। लेकिन तभी उसी दौरान उसने नोटिस किया कि वो डोमेन तो कोलैप्स करने वाला है, मतलब बॉडी ट्री के जाने का समय आ चुका है। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। बॉडी ट्री ने वहाँ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन किया था, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन हुआ जो कि इन्हें वापस से वहाँ बाहर ले आता है, जहाँ से ये टेलीपोर्ट होकर यहाँ अंदर आए थे। अभी उनके सभी दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे। वहाँ किंग लिन भी थी, जो कि इन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि वो देखती है कि जी सुआन वहाँ नहीं है, इसलिए वो सभी से जी सुआन के बारे में पूछती है। जब सभी पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि जी सुआन अभी भी वहाँ बॉडी ट्री के पास खड़ा हुआ है। जी सुआन की बॉडी ट्री से थोड़ी मेमोरीज जुड़ चुकी हैं, इसलिए वो उसे गुड बाय कहने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। बॉडी ट्री भी जी सुआन को दोस्त मानने लगा था, इसलिए जाने से पहले भी वो अपनी गोल्डन एनर्जी स्प्रेड करता है गुड बाय के तौर पर। खैर यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया था, लेकिन वहाँ किंग यांग के मन में अभी बहुत से सवाल थे। और सबसे मेन सवाल ये कि आखिर बॉडी ट्री कहाँ गया। बॉडी ट्री के 3 ट्रेजर हैं, जिनमें से 2 ट्रेजर जी सुआन को मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा ट्रेजर तो सामने तक नहीं आया। वो अभी यही सोच रहा था कि क्या उनमें से कोई भी उस ट्रेजर के लायक नहीं था, वरना वो ट्रेजर किसी न किसी को तो मिलता। अभी उनमें से किसी को भी ये चीज नहीं पता कि वो ट्रेजर ऑलरेडी जी सुआन को मिल चुका है। हमें भी ये चीज अभी बताई गई जब जी सुआन कल्टीवेशन कर रहा था और उसने बॉडी ट्री को रिकवर करने के लिए एनर्जी दी थी। तब बॉडी ट्री ने भी उसकी एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज किया था, जिस दौरान बॉडी ट्री ने उसे ग्रीन एनर्जी दी थी। ये ग्रीन एनर्जी ही असल में बॉडी हार्ट था। और एक और कमाल की बात, हुन्यू मतलब हुन क्लैन वाले सोल हॉल वालों के कहने पर यहाँ आए ही इसलिए थे जिससे कि वो उस बॉडी हार्ट को अपने साथ ले जा सके। भले ही ये 2nd नंबर का ट्रेजर हो, लेकिन ये उनके लिए 100 लाइफ्स की नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूं कह लो कि था। अभी हुन्यू ने भी बॉडी हार्ट को नहीं देखा, इसलिए उसकी बात निकालना भी टाइम वेस्ट की तरह है। अभी जी सुआन के पास वो ट्रेजर है जो बात वो अपने दोस्तों को बता ही सकता था, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि वो भी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानता है। अगर ये बात उसके दुश्मनों तक पहुंची तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, जिसमें वो नहीं फंसना चाहता, क्योंकि उस ट्रेजर के थ्रू उसे जल्द से जल्द बेनशेल लेवल पर पहुंचना है। वैसे अभी के लिए वो यहाँ नीचे अपने दोस्तों के पास आ गया। वो उनसे अभी कह रहा था कि हम जल्द ही जिंक्यू पेविलियन की तरफ वापस लौटेंगे। हालांकि वो लोग कुछ देर यहीं रुककर रेस्ट करने वाले हैं। अभी वो रेस्ट करना शुरू करते हैं, इसके पहले ही अचानक से एक स्पिरिचुअल फिनिक्स उन्हें वहाँ आसमान में दिखाई दिया, जो कि हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन का काम था। वो असल में यहाँ एक स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आमतौर पर इस तरह के बैरियर को इजिली क्रिएट किया जाता है, जिससे कि कोई वहाँ से बचकर ना भाग पाए। जी सुआन भी समझ चुका था कि ये कुछ उल्टा ही करने वाले हैं। वो तुरंत ही वहाँ हुन्यू की तरफ देखता है। हुन्यू ने कहा कि उस डोमेन में हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन अब पलड़ा हमारा भारी है। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही एक जेट स्लिप डिस्ट्रॉय करता है। ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन की तरह था, जिससे उसके किसी सीनियर तक सिग्नल चला गया कि उसे उसकी जरूरत है। अभी वहाँ तुरंत ही एक पोर्टल ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आता है। ट्रेलर में ये चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे कि ये बड़ा आदमी कौन है। असल में ये सोल हॉल का 2nd त्यानजुन है, जो कि अभी हाल ही में बेनशेल लेवल तक पहुंचा है। उसके वहाँ पर आते ही हुन्यू सबसे पहले उससे माफी मांगता है, क्योंकि इतने सीनियर को इस तरह से फाइट के बीच समन करना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन वो उन्हें समझाता है कि उसे अभी उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो बताता है कि उन्हें जी सुआन को अपने साथ लेकर जाना है। जी सुआन ने 100 लाइफ्स की नॉलेज भी गेन कर ली है और साथ ही साथ जितने भी बॉडी सीड मिले थे वो अपने पास रख लिए, जबकि डील के हिसाब से ट्रेजर को बराबर बराबर बांटना था। अभी वो भले ही रूल्स की बात कर रहा था, लेकिन ये असलियत गुयू भी जानता है कि उसने गुयू को अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया। जी सुआन पूरे सोल हॉल के लिए खतरा है और उनका दुश्मन भी है, इसलिए जी सुआन को कैप्चर करने का इससे सही मौका और कहीं नहीं मिलेगा।
हालांकि गुयू तो तैयार था, लेकिन इतने में ही किंग यांग आगे आकर कहने लगता है कि सिर्फ तुम ही तैयारी के साथ नहीं आए हो। और इतना कहकर उसने भी एक टेलीपोर्टेशन स्टोन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी सिग्नल रिलीज नहीं हुआ। और यही काम था हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन वालों ने। उन्होंने जो स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट किया था वो वहाँ पर सिग्नल को रोक रहा है। उनकी मर्जी के बिना वहाँ से कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये लोग किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते। वैसे इतने में ही गुयू की नजर वहाँ जूनियर पर पड़ती है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि जूनियर गू क्लैन से बिलोंग करती है और वहाँ की प्रिंसेस है। वो अभी ये चीज देखकर बहुत खुश था। वो तो हुनियो को शाबाशी दे रहा था क्योंकि हुनियो ने उसे बिल्कुल सही समय पर बुलाया। अभी वो उनके सबसे बड़े दुश्मन जीसुआन और साथ ही उनके क्लैन दुश्मन के प्रिंसेस को भी कैप्चर कर ले जा सकता है। जूनियर को किडनैप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है और वो फ्यूचर में जाकर हुन क्लैन के लिए और साथ ही साथ सोल हॉल वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए वो शुरुआत में ही उस खतरे को मिटा देना चाहते हैं। वैसे अभी गू क्लैन वाले मतलब किंग यांग और बाकी सारे डिसाइपल्स तो जीसुआन के लिए भी फाइट करते, लेकिन अब बात जूनियर पर भी आ चुकी है। इसका मतलब अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। उन्हें अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। खैर वहाँ हुनियो गुयू से कह रहा था कि सीनियर आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये ना जाने अभी क्या सोच रहा होगा। हालांकि वहाँ जीसुआन के दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था। जीसुआन जानता है कि इस तरह के बेंशन लेवल के कल्टीवेटर को हराना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मतलब वो शायद अपनी पूरी पार लगा दे और सारी टेक्निक्स यूज कर दे, तब जाकर वो इसे हरा भी दे। लेकिन यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस कैसे भी कर या तो स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ना है या तो उस मास्टर को मतलब गुयू को इंजर्ट करना है, जिससे वो खुद ब खुद पीछे हट जाए। जिस चीज के लिए सिर्फ एक ही अटैक काम में आ सकता है और वो है एंग्री बुद्धा लोटस। लेकिन हेवनली लोटस को बनाने में जीसुआन को बहुत समय लगता है और गुयू उन्हें इतना समय नहीं देगा। जो सुनते ही जूनियर तुरंत ही आगे आते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसे तब तक हम संभाल कर रखेंगे। तुम आराम से समय लो और हेवनली लोटस क्रिएट करो। अब ऐसा कहते ही वो तुरंत ही आगे आकर अपनी पास को एक्टिवेट कर लेती है। जीसुआन के बाकी दोस्तों ने भी अपनी पार को एक्टिवेट कर लिया था और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जो देखकर हुनियो और साथ ही बाकी सारे उसके साथी भी तैयार हो जाते हैं। इधर गुयू भी तैयार था। हालांकि वो खुद आगे बढ़कर नहीं लड़ने वाला। वो एक बेंशेल लेवल का कल्टीवेटर है, उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं। उसने अपनी एनर्जी रिलीज की। वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस थी। हालांकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि कंबाइन होकर एक स्पिरिचुअल पपेट क्रिएट करती है, जो कि सोल पपेट से बहुत अलग है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है। इसे उतना ही ताकतवर बनाया जा सकता है जितना ही कल्टीवेटर ताकतवर हो। मतलब इसका लेवल भी गुयू से भले ही थोड़ा कम होगा, लेकिन ये गुयू से अगर आधा भी ताकतवर है तो भी इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। खैर वो लोग डरे नहीं थे। उन्होंने तो आगे बढ़कर हमला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जूनियर आगे आई और उसने सभी के सामने अपनी गोल्डन एम्परर फ्लेम का यूज किया, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, खासकर गुयू। वो अभी जूनियर की तारीफ करने लगा था। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास ये फ्लेम है, इसका मतलब तुम में सच में कुछ खास बात है। हालांकि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर अगर कंट्रोल कर पाती तो तुम बहुत आगे जा सकती थी। बुरा हुआ कि तुम्हारा आज मुझसे सामना हो गया, क्योंकि तुम आज यही मारी जाओगी। खैर अभी जब वो ये सब कह रहा था तब अपनी गोल्डन एम्परर फ्लेम उसकी तरफ रिलीज की। उसका मेन अटैक वहाँ उस स्पिरिचुअल पपेट की तरफ था, पर पूरी तरह से कंट्रोल न होने की वजह से उस पपेट को उतना डैमेज नहीं पहुंचा जितना पहुंच सकता था। वैसे अभी अटैक की बारी उस पपेट की थी। वो यहाँ जूनियर की तरफ हमला करने वाला था, लेकिन पॉइजनस गर्ल आगे आकर अपनी पॉइजन को रिलीज करती है। खैर वो जो स्पिरिचुअल पपेट है वो भी जिस एनर्जी से बना हुआ है वो भी एक पॉइजनस एनर्जी है, इसलिए पॉइजनस गर्ल का अटैक उस पर कुछ खास असर नहीं किया। जो देखकर गुयू भी हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुम सब बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो सुनकर क्वीन मेड्यूसा को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही आगे आकर यहाँ उन पर हमला करने की कोशिश करने लगी। उसका मेन टारगेट भले ही वो स्पिरिचुअल पपेट है, लेकिन वो उसे खत्म कर गुयू को पीटना चाहती है। लेकिन सच यही है कि गुयू सच में ताकतवर है। उसके स्पिरिचुअल पपेट ने क्वीन मेड्यूसा के हमले को भी रोक लिया और अब वो उन सब की तरफ हमला करने वाला था। उसके हमले भी बहुत ताकतवर थे। मतलब उसका डिफेंस तो स्ट्रॉन्ग था ही, पर अटैक भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये देखते हुए जूनियर तुरंत ही आगे अपनी गोल्डन एम्परर फ्लेम से एक अटैक तैयार करती है। वो एक फ्लेम प्रिजन तैयार कर रही थी।
अभी उसकी फ्लेम्स ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर यहाँ उस स्पिरिचुअल पपेट को घेर लिया। ये अटैक सच में बहुत खतरनाक हो सकता था और ये बात गुयू को भी पता है, लेकिन वो जानता है कि अभी जूनियर अपनी फ्लेम्स को उस लेवल तक यूज नहीं कर सकती जिस लेवल पर वो पहुंच चुका है। उसने तुरंत ही जूनियर से कहा कि तुम्हारे इस अटैक को मैं इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और ये चीज मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने कर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने स्पिरिचुअल पपेट को फिर से एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया और वो एनर्जी इजिली गोल्डन एम्परर फ्लेम को कंप्रेस करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी अगर ज्यादा है तो हेवनली फ्लेम्स को भी रोका जा सकता है और ये चीज गुयू ने वहाँ साबित कर दी थी। और अभी वो जूनियर से कह रहा था कि तुमने देख लिया, तुम्हारे अटैक मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, तुम तो मेरे एक पपेट तक को नहीं हरा पा रही। जो सुनकर जूनियर कहने लगती है कि किसने कहा कि मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था, मैं तो इस लड़ाई को सीरियस तक नहीं ले रही क्योंकि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं, तुम्हारे लिए तो कोई और तैयारी कर रहा है। इतने में ही गुयू की नजर वहाँ जीजुआन पर पड़ी। जीजुआन का एंग्री बुद्धा लोटस मतलब हेवनली लोटस क्रिएट हो चुका था। वो उसे गुयू की तरफ रिलीज करे इसके पहले ही वहाँ हुनयू और ज्यू फेंग जो कि भी किंग यांग और बाकी डिसाइपल से पिट रहे थे, वो तुरंत दूर भागने लगे क्योंकि उन्हें पता है कि हेवनली लोटस कितना ज्यादा खतरनाक है। खैर वहाँ गुयू को बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने जीजुआन की बहुत तारीफ सुनी है क्योंकि ये बहुत कमाल का अटैक है। जीजुआन ने इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर इस तरह का अटैक करना सीखा है और उसने ये भी सुन रखा है कि ये सच में ताकतवर है, लेकिन वो बैन शेन लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए उसे नहीं लगता कि ये अटैक उसका कुछ बिगाड़ सकता है। वो अभी नॉर्मली वहाँ खड़ा होकर जीजुआन से कह रहा था कि लड़के तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मैंने इस अटैक से बहुत उम्मीदें जोड़ रखी हैं। जो सुनकर जीजुआन कहने लगा कि फिर वहीं खड़े रहो, मेरा ये लोटस तुमसे खुद मिलने आ रहा है, फिर तुम देख लेना कि ये तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। इतना कहते हुए जीजुआन ने अपने हेवनली लोटस को रिलीज कर दिया। शुरुआत में उसकी स्पीड कम थी, लेकिन नजदीक जाते जाते वो और तेज हो गया। साथ ही उसका साइज भी इंक्रीज होकर कई गुना बढ़ जाता है, जो चीज देखकर एक पल के लिए गुयू भी घबरा चुका था। उसने अपने स्पिरिचुअल पपेट को तो सामने कर ही दिया था, पर साथ ही साथ एक खास आर्मर भी पहन लिया था जो कि उसे बहुत पावरफुल अटैक से ऑलरेडी बचा चुका है। उसने ये नहीं सोचा था कि उसे इस तरह के आर्मर की जरूरत किसी बच्चे के सामने पड़ेगी, लेकिन जीजुआन कोई बच्चा नहीं है और ये चीज जल्दी साबित होने वाली थी। वो हेवनली लोटस जैसे ही यहाँ नजदीक आकर उस स्पिरिचुअल पपेट से टकराया तो वहाँ बहुत ही बार से वो हेवनली फ्लेम्स की एनर्जी फैलने लगी और फिर जैसे ही जीजुआन ने सिग्नल दिया तभी वहाँ एक धमाका भी हुआ। ये धमाका इतना ज्यादा तेज था और साथ ही साथ एनर्जी प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो स्पिरिचुअल बैरियर जो कि हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन वालों ने क्रिएट किया था, सिग्नल बाहर जाने से रोकने के लिए वो भी टूट गया। अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि वो एनर्जी प्रेशर वहाँ रह सके। वो धमाका उस बैरियर के चीथड़े उड़ा देता है। उस बैरियर को क्रिएट करने में ज्यू फेंग ने अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी दी थी और ये बैरियर तब तक क्रिएटेड था जब तक ज्यू फेंग उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जीजुआन के हेवनली फ्लेम्स की वो एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो बैरियर डिस्ट्रॉय हुआ और ज्यू फेंग की भी बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी एक साथ खिंचती चली गई, जिस वजह से उसके मुंह तक से खून निकलने लगता है। अभी हुनयू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। उसे इस चीज की खुशी थी कि स्पिरिचुअल बैरियर को उसने क्रिएट नहीं किया था। वैसे उसी दौरान उसकी नजर वहाँ अपने मास्टर मतलब गुयू के उस पपेट पर पड़ी जो कि अभी भी वहाँ सामने खड़ा हुआ है, मतलब उस हेवनली लोटस से कुछ नहीं हुआ। हुनयू तो ये देखकर हंसने लगा और जीजुआन से कहने लगा कि अब तुम्हें तुम्हारे टक्कर का ओपोनेंट मिल चुका है, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर से माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें कम दर्दनाक मौत दे। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी सभी ने नोटिस किया कि उस स्पिरिचुअल पपेट पर लाइंस पड़नी शुरू हो चुकी हैं, मतलब उस पर क्रैक्स आ रहे थे। उन क्रैक से एनर्जी लीक हो रही थी। अचानक ही वो पूरा का पूरा पपेट टुकड़ों में नीचे गिर गया। इसका मतलब भले ही ये सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं, पर फिर भी जीजुआन ने एक हमले से उस स्पिरिचुअल पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी सामने कहीं भी गुयू नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद गुयू हार गया, लेकिन जीजुआन कहता है कि नहीं, गुयू नहीं हार सकता। वो बेनचेन लेवल पर था, मेरा हेवनली लोटस तो उसे टच भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे एक और ऐसे हमले से भी वो हारने वाला है, क्योंकि बेनचेन लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है। जीजुआन की ये बात सही थी, क्योंकि कुछ ही समय में गुयू उनके सामने रीअपियर हुआ। वो बस एनर्जी फॉर्म में यहाँ वहाँ गायब हो चुका था, जिससे वो सामने से बच सके, लेकिन एनर्जी प्रेशर फिर भी इतना ज्यादा था कि उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, क्योंकि उसने उस हेवनली लोटस को बिल्कुल फेस टू फेस हैंडल किया था। वो अभी यही सोच रहा था कि उसने जीजुआन को जितना कमजोर समझा वो उतना कमजोर है नहीं, और आगे सोल हॉल वाले जीजुआन को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हैं, इस चीज का रीजन भी उसे पता चल चुका था। लेकिन साथ ही साथ अब उसे गुस्सा भी आने लगा है और अब वो इस लड़ाई को थोड़ा सीरियस लेने वाला है।
उसने तुरंत ही कुछ खतरनाक पाम अटैक क्रिएट किए और उन्हें जी स्वान की तरफ यूज किया, लेकिन उन अटैक्स को अचानक ही रास्ते में कोई रोक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ थे, जो कि एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर वहाँ आ चुके हैं। कमाल की बात ये है कि जी स्वान ने वो टेलीपोर्टेशन स्टोन डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि मास्टर याओ लाओ खुद यहाँ पर आए हैं। जी स्वान और बाकियों को यहाँ आए हुए बहुत समय हो चुका था, लेकिन उनके अंदाजे से अब तक बहुत ही ट्री जा चुका होना चाहिए, इसलिए वो जी स्वान को लेने के लिए आए थे और अभी उनके हिसाब से उन्होंने सबसे सही फैसला लिया और वो सही समय पर यहाँ आए। वैसे मास्टर याओ लाओ को वहाँ देखकर गुयू बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। वो मास्टर याओ लाओ को अकेले नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जी स्वान भी ताकतवर है और उसके साथ ऐसा कोई नहीं जो कि बराबरी से उसकी मदद कर सके। अभी भले ही उसकी मदद के लिए कोई ना हो, लेकिन वो किसी न किसी को बुला सकता है। इसलिए वो मास्टर याओ लाओ से कहने लगा था कि मैं अपने साथी को भी यहाँ बुला लूं, फिर तो शायद इस लड़ाई में और ज्यादा मजा आएगा। मास्टर याओ लाओ यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन अगर लड़ाई होगी तो वो पीछे नहीं हटने वाले। खैर इतने में ही जूनियर आगे आकर कहती है कि अब जब स्पिरिचुअल बैरियर हट ही चुका है तो क्यों ना हम हमारे सीनियर्स को भी बुला ले। ऐसा कहते हुए उसने भी टेलीपोर्टेशन स्टोन को डिस्ट्रॉय किया और वहाँ मास्टर टोंग ज़्वान आ गए। वो तो गुयू को देखकर हंसने लगे थे। वो कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आने की तकलीफ लेनी पड़ी, तुम नहीं सुधरने वाले। तुम्हारा एक पैर कब्र में पहुंच चुका है, फिर भी इस तरह के उल्टे काम कर रहे हो और अपनी ताकत भी दिखा रहे हो, तो किस पर अगर दम है तो हमसे लड़ो। बातों से ही पता चल रहा था कि मास्टर टोंग ज़्वान लड़ाई सुलझाने नहीं बल्कि ज्यादा भड़काने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें तो सोल हॉल वालों को पीटना है। खैर अभी ये सब देखते हुए सबसे समझदार हुनियो आगे आकर मास्टर गुयू से कहने लगा कि मास्टर क्या मुझे रिक्रूटमेंट के तौर पर किसी और सीनियर को बुलाना चाहिए। अभी वैसे तो गुयू को ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ लड़ना बेवकूफी होगी। वो हुनियो से पूछता है कि क्या तुमने बॉडी हार्ट को देखा, जिस पर हुनियो जवाब देता है कि नहीं, वो ट्रेजर वहाँ कहीं भी अपीयर नहीं हुआ, शायद इनमें से कोई भी इसके लिए वर्दी नहीं था। अगर किसी को भी वो मिलता तो मैं इस चीज पर खास नजर रखे हुए था, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। जो सुनकर गुयू कहने लगा कि फिर हमारे यहाँ लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर इनमें से किसी को बॉडी हार्ट मिला होता तो बेशक मैं यहाँ से बिना उसे लिए नहीं जाने वाला था, लेकिन अब जब वो किसी के पास नहीं है तो यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बाकी कोई भी ट्रेजर हमारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहकर वो हुनियो को वहाँ से लेकर चला गया। इधर सिर्फ हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन वाले बचे हुए थे। जी स्वान उनकी तरफ देखता हुआ कहता है कि शायद तुम्हारे पास भी कोई बच्चा होगा, बुलाने के लिए अगर चाहो तो बुला लो, नहीं तो हम भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। जो सुनकर वो भी वहाँ से भाग गए। इसके बाद जी स्वान अभी यहाँ आकर मास्टर टोंग ज़्वान को सबसे पहले शुक्रिया कहता है, लेकिन वो कहने लगते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर मुझे यहाँ लड़ने का मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हें शुक्रिया कहता। वैसे वो जी स्वान की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि जी स्वान ने इतनी देर तक एक बेंच लेवल के कल्टीवेटर को रोक रखा, जो कोई नॉर्मल बात नहीं है, और उस कल्टीवेटर के होते हुए भी जी स्वान ने स्पिरिचुअल बैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ जीत पाए, मतलब बिना इंजर्ड हुए यहाँ से जा पाएंगे। साथ ही साथ जी स्वान की वजह से उनकी प्रिंसेस भी सेफ है, इसलिए वो उल्टा जी स्वान को ही शुक्रिया कहने लगे थे। साथ ही वो अभी जूनियर से कह रहे थे कि उसे भी वापस गू क्लैन चलना होगा। उसकी गोल्डन एम्परर फ्लेम सभी के सामने आ चुकी है और हेवनली ब्लड लाइन तो है ही, जिसकी वजह से उसे हमेशा खतरा बना रहता है। वो उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जी स्वान के साथ नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अभी जूनियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा इस तरह के खतरों से लड़ने के लिए, और ताकत ही वो चीज है जिसके बाद वो आजाद हो सकती है। अभी जी स्वान मास्टर याओ लाओ को भी शुक्रिया कह रहा था, क्योंकि अगर वो समय पर नहीं आते तो शायद ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। पर मास्टर याओ लाओ का यही मानना है कि जी स्वान को उन्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अभी जूनियर और मास्टर याओ लाओ की भी मुलाकात हुई, और जूनियर साथ ही साथ मास्टर टोंग ज़्वान ने पहली बार मास्टर याओ लाओ की रियल बॉडी देखी है। अभी मास्टर टोंग ज़्वान भी मास्टर याओ लाओ से मिलकर बहुत खुश थे, और साथ ही जूनियर भी उनसे मिलकर बहुत खुश थी। वो माफी मांग रही थी क्योंकि उसे जी स्वान की फिक्र थी। इस वजह से उसने पहले मास्टर याओ लाओ पर थोड़ा शक किया था, लेकिन वो शक सही था। उसे बस जी स्वान की चिंता थी, इस वजह से उसे वो डाउट्स हुए थे, इसलिए वो उसे माफ कर देते हैं। वैसे अब जाने का समय आ चुका था। मास्टर टोंग ज़्वान जूनियर को लेकर वहाँ से जाने लगे। आखिर में टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हुआ। जी स्वान भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जाते जाते और वहाँ से जूनियर ने भी पीछे मुड़कर देखा। ये उनके लिए फिर से एक और अलविदा था। ना जाने कब वो कितने समय बाद मिलेंगे। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।